नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था अपना पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान चल रहा था और उसमें अपने जोलोडक मृदा की बात कर रहे थे कि पूर्वी मैदानों की निर्माण किससे होता है, किससे होता है मृदा का निर्माण, यानी मैदानों का निर्माण किससे होता है। तो मैदानों का निर्माण करने में जो सहयोग सर्वाधिक सहायक तत्व है वो है मृदा। कौन सा है? मृदा। और मृदा कौन सी है? जलोढ़क मृदा। कौन सी जलोढ़क मृदा है? नदियों द्वारा लाकर बनाई जाती है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है, उससे जलोढ़क मृदा का निर्माण होता है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में मानी जाती है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में मानी जाती है। अपन ने ये देख लिया था कि वो 4 भागों में निर्मित होती है। कितने भागों में? 4 प्रकार हैं उसके। भाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं अपन यहाँ कि राजस्थान में कौन कौन से मैदान हैं। राजस्थान में जलोढ़क मैदान। राजस्थान में जलोढ़क मैदान कितने हैं? तो अपने कितने देखे थे जलोढ़क मैदान? अपन ने देखे थे 4। कौन से? भाबर, तराई, और भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये वाले अपन ने देखे थे। तो इसके अंदर से राजस्थान से संबंधित कौन कौन से हैं देखना आप कि राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं है जो पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर आई, हिमालय क्षेत्र से बहकर तो नहीं आती। ठीक है, तराई भी नहीं बनती राजस्थान में। राजस्थान में बांगर और खादर बनते हैं। ठीक है, कौन से बनते हैं? बांगर और खादर बनते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान से संबंधित जलोढ़क मृदा का प्रकार है, तो वहाँ भाबर और तराई हो तो मत जाना, उसके पीछे मत भागना, मत सोचना ही नहीं है, क्योंकि खादर और बांगर ही हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? खादर और बांगर ही हैं। अब इसके आगे अपने देख लेते हैं। ठीक है, भी खादर और बांगर देखना। तो सर्वाधिक बांगर मिट्टी या सर्वाधिक बांगर क्षेत्र, हाँ बांगड़ कह दो या बांगड़ कह दो, एक ही बात है। और सर्वाधिक खादर क्षेत्र देखना आप, खादर क्षेत्र। अब वो प्रदेशों के हिसाब से नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा सर्वाधिक खादर क्षेत्र और सर्वाधिक बांगर क्षेत्र कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो ठीक है, तो सर्वाधिक बांगर का विस्तार वो है, सर्वाधिक बांगर का विस्तार है लूणी नदी में, लूणी बेसिन में। कौन से में? लूणी बेसिन में। ठीक है, बांगर का विस्तार। तो सर्वाधिक बांगर का विस्तार कौन से बेसिन में है? लूणी बेसिन में देखने को मिलता है। और सर्वाधिक खादर का विस्तार है चंबल में। कहाँ पर है? चंबल में, चंबल बेसिन में। कौन से बेसिन में? चंबल बेसिन में। ठीक है, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि सर्वाधिक बांगर का विस्तार लूणी बेसिन में और सर्वाधिक खादर का विस्तार चंबल बेसिन में मिलता है। आई बात समझ में? ये दोनों राजस्थान से संबंधित नहीं हैं, ये दोनों राजस्थान से संबंधित नहीं हैं, ये दोनों हैं बांगर है और खादर है। और खादर सर्वाधिक कहाँ पर है? चंबल में है। और बांगर कहाँ पर है? लूणी में है, क्योंकि लूणी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मरुस्थली क्षेत्र है ना, अपने थार के मरुस्थल में किया था, मरुस्थली क्षेत्र है। और मरुस्थली क्षेत्र के कई भाग ऊंचे हैं जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, वो क्या हो गए? बांगर बन गए। और चंबल वाला भाग सारा का सारा क्या है? मैदानी है लगभग। तो प्रत्येक बाढ़ का पानी मैदानी भागों में पहुंचता है, इसलिए कौन सा है? खादर भूभाग पाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इस पे हमने एक क्वेश्चन भी डाला हुआ, एक क्वेश्चन आया था कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कि राजस्थान में प्राचीन मृदा पाई जाती है। ये कांस्टेबल का कोई एग्ज़ाम है, पुराना प्रश्न। ठीक है, सीधा नीचे कांस्टेबल एग्ज़ाम लिखा हुआ है, कौन से ईयर का ये नहीं पता। ठीक है, तो लूणी बेसिन में सीधा लूणी नदी क्षेत्र, माही नदी क्षेत्र, ठीक है, चंबल बेसिन और डी
बनास बेसिन, बनास बेसिन। ठीक है, तो प्राचीनतम पूछा, इसका मतलब ये प्राचीन मृदा पूछ रहा है। प्राचीन मृदा किससे संबंधित है? बांगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांगर से। और अपन ने बांगर के बारे में देखा था कि बांगर कौन सा है? लूणी है। कौन सा है? बांगर में लूणी का विस्तार सर्वाधिक है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पूर्वी मैदान की दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर जो जलवायु है, कौन सी है? जलवायु। तो जलवायु यहाँ पाई जाती है उप आर्द्र प्रकार की। कौन से प्रकार की? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसे उसने यानी कि कोपेन ने किस नाम से वर्गीकृत किया? कोपेन जी ने इसे CWG के नाम से वर्गीकरण किया है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है सामान्य तापक्रम, सामान्य वायुदाब और सामान्य वायु वेग। तो ये चीज़ें सारी की सारी सामान्य होती हैं। कौन सी जलवायु प्रदेशों में? उपार्द्र जलवायु प्रदेशों में हर चीज़ क्या होती है? सामान्य होती है। हर चीज़ क्या होती है? सम होती है। बिल्कुल अनुकूलतम मौसम होता है मानव के रहने के लिए। ठीक है, अगली विशेषता की बात कर रहा हूँ, तीसरी की। तो यहाँ क्या है? वनस्पति। कौन सी है? वनस्पति। यहाँ वनस्पति। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो पाए जाते हैं धोंक के वन सर्वाधिक। कौन से वन? धोंक, यानी दोंकड़ा, जैसे आप कहते हो ना, दोंकड़ा। ठीक है, वैसे अगर पूर्वी मैदान की जाए तो मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। मिश्रित पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर? लेकिन अगर मान लो कि एक वनस्पति की बात करें तो दोंकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोंकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, मिश्रित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिश्रित वन का ही भाग है, ये मिश्रित पतझड़ वन का ही भाग है। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? पूरे राजस्थान का 58%। पूरे राजस्थान में जितनी वनस्पति पाई जाती है उसका 58% जो है वो दोंकड़ा वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? धोंक के या दोंकड़ा के वन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, आई बात समझने, किसके वन पाए जाते हैं? दोंकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? किस प्रकार की पाई जाती है? तो दोंकड़ा प्रकार की। अगर वनों का पूछे तो वन कौन से हैं इस क्षेत्र में यानी पूर्वी मैदान में वन कौन से हैं? तो वन तो कौन से हैं? मिश्रित पतझड़ वन है। लेकिन वनस्पति पूछे कि स्पेशली वनस्पति यानी वृक्ष कौन से सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो वृक्ष पाए जाते हैं दोंकड़ा के वृक्ष। कौन से वृक्ष हैं? दोंक के वृक्ष। ठीक है, जयपुर के आसपास, सवाई माधोपुर के आसपास, टोंक, दौसा, इनके आसपास दोंकड़ा क्या है? भरा हुआ है। धोंक के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक हैं। राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक हैं। कितने प्रतिशत हैं? तो 100 में से 58 तो इन्होंने ले रखा है। 58% दोंकड़ा के वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु कौन सी है? सम है। ठीक है, आगे चलते हैं, फसलों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फसलें, कि यहाँ पर क्रॉप डिवीजन क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर फसलें, ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो फसलें हैं वो होती हैं सिंचाई द्वारा। और सिंचाई भी किसके द्वारा होती है? मोस्टली सिंचाई होती है यहाँ पर कुओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई फसलें जो हैं वो सिंचाई के माध्यम से होती हैं। ठीक है, और सिंचाई भी किसके माध्यम से होती है? कुओं के द्वारा होती है। जयपुर में सर्वाधिक कुएं हैं, कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। अब फसल कौन सी उगाई जाती है सर्वाधिक? तो फसल उगाई जाती है गेहूं, जो है ना, जो को आपको याद रखना है। इसका जो संबंध था वो ऋग्वेद काल से था। किससे था? ऋग्वेद काल से। वैसे इसका संबंध भी था, लेकिन सर्वाधिक जो उपयोग में लिया जाता था ऋग्वेद काल में, यानी वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में। और इसको क्या कहते थे? यव कहते थे। किसको? जो को यव कहते थे। किसको कहते थे? जो को। जो शुद्ध माना जाता था उस समय। आज देखना आप, जो है, जो किस में उपयोग में लिया जाता है? बियर बनाने में ना, बियर बनाने में।
ठीक है, सर्वाधिक इसका पशुधन में भी उपयोग किया जाता है, पशुधन का आहार बनाने में, पशुधन का आहार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जौ का। इसको ऋग्वेद काल में गोधूम कहते थे। क्या कहते थे? गोधूम, गोधूम कहते थे। किसको? इसको। और जो ऋग्वेद काल में यानी महाभारत काल और ऋग्वेद काल में जिसका संबंध रहा हुआ पूर्वी मैदान का संबंध था कहीं न कहीं, देखना महाभारत काल में आप पढ़ते भी हो, बेराट का संबंध है, ठीक है, ऐसे बहुत से, ठीक है। उसके बाद में सरसों, कौन सा है? सरसों। और राजस्थान को आपको पता है तेल प्रदेश के नाम से संज्ञा मिलती है, और तेल प्रदेश की संज्ञा है भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान का तेल प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों, ठीक है, भरतपुर के आसपास निकलती है, इसलिए भरतपुर में, भरतपुर का सेवर नामक स्थान, कौन सा? सेवर। और सेवर क्या है? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है सेवर। और सेवर में क्या है? सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय। पहले रिसर्च सेंटर था, अब क्या बना दिया उसको? निदेशालय बना दिया, केंद्रीय बना दिया, ठीक है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत का, पहले राजस्थान का मानते थे, भारत का पूरे निदेशालय है, पूरे इंडिया का निदेशालय कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र, वह है सेवर, भरतपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर फसलें सिंचाई द्वारा होती हैं, गेहूँ, जौ, सरसों सर्वाधिक, ठीक है। जौ का संबंध ऋग्वेद काल से है, तो गेहूँ का भी, लेकिन जौ का महत्व ज़्यादा था ऋग्वेद काल में, ठीक है। ऋग्वेद काल के जो देवताएं थे वो क्या करते थे? इसका उपयोग ज़्यादा करते थे, यव का ज़्यादा उपयोग करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे थोड़ा सा और है, ठीक है, इसको और देख लेते हैं। अब करते हैं अपने इसका वर्गीकरण, किसका? पूर्वी मैदान का वर्गीकरण, पूर्वी मैदान का वर्गीकरण, पूर्वी मैदान का वर्गीकरण, पूर्वी मैदान का वर्गीकरण, ठीक है। पूर्वी मैदान का वर्गीकरण, देखना आप कि प्रत्येक प्रदेश का वर्गीकरण जो किया जाता है या तो भौतिक आधार पर किया जाता है या जलवायु आधार पर किया जाता है। सिर्फ प्रदेशों का वर्गीकरण, अपने अगर मान लो और सब्जेक्ट पढ़ते तो और के हिसाब से करते, लेकिन भूगोल में तो दो ही प्रकार के वर्गीकरण, या तो जलवायु के आधार पर या नदियों के आधार पर या उसकी भौतिक भूभाग की संरचनात्मकता के आधार पर, ठीक है। अगर संरचनात्मकता की बात आती है तो फिर नदियों की बात पहले आती है, इसलिए अपन क्या करते हैं? नदियों के आधार पर ही वर्गीकरण कर लेते हैं इसका। तो नदियों के आधार पर पहला है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, ठीक है। तो पूर्वी मैदान का भौतिक भूभाग, और भौतिक भूभाग को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, और 3 भागों में बांटने वाले पहले ही दो कौन थे? चंबल बेसिन। इसमें अपन नदी का वर्णन नहीं करेंगे, नदी का वर्णन जब अपने अपवाद तंत्र करेंगे तब करेंगे। यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी विशेषताएं आपको बताऊंगा कि कौन सी विशेषता है, क्यों पूर्वी मैदान के अंदर ये शामिल की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणगंगा, बनास, बनास बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का बेसिन, बेसिन, ठीक है। बाणगंगा, बनास बाणगंगा का बेसिन, पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बाणगंगा बनास बेसिन, ठीक है। और तीसरा है माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन, माही नदी का मैदान भी कह सकते हैं आप, बेसिन भी अपन कहते हैं। बेसिन उससे कहते हैं किसी नदी द्वारा सिंचित भूभाग को बेसिन कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? चंबल के मैदान को ज़्यादातर बीहड़ के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़ के मैदान, ठीक है। चंबल के मैदान को ज़्यादातर क्या कहते हैं? बीहड़ के मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीहड़ के मैदान, ठीक है। और इसे कहते हैं पीडमांट, पीडमांट के मैदान। 2 नंबर खेराड़, 3 नंबर रोही का मैदान। कौन सा मैदान? रोही का मैदान, खेराड़ का मैदान, पीडमांट का मैदान और रोही का मैदान, ठीक है। तो चंबल को
बीहड़ का मैदान कहते हैं। बनास बाणगंगा और बनास बाणगंगा बेसिन को पिडमांट, खेराड़ और रोही का मैदान भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान, इसे क्या कहते हैं? अलग अलग छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और मेवल। और कौन सा है? मेवल। कौन सा है? मेवल। और मेवल को अपने किस नाम से और जानते हैं? बांगड़ के नाम से, पागड़ के नाम से। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि पूर्वी मैदान का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। चंबल बाणगंगा बेसिन या बनास बेसिन, माही बेसिन। ठीक है, तो चंबल बेसिन को बीहड़, बाणगंगा बनास बेसिन को पीडमांट मैदान, खेराड़ मैदान, रोही का मैदान, माही बेसिन को छप्पन, कांठल और मेवल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अपन अब एक एक की विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन सा मैदान, कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मैप पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है। ये अपना है राजस्थान, ये है अपना राजस्थान। ठीक है, ये है अरावली, ऊपर वाला भूभाग थार का प्रदेश है। और ये है क्या? थार का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो ये मैदान और ये मैदान 3 भागों में बांटा गया अपने। हाँ, तो ये है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन। ये है बनास और बाणगंगा बेसिन। और ये है माही बेसिन। ये कौन सा है? माही बेसिन है। ठीक है, तो चंबल बेसिन, बाणगंगा और माही बेसिन के नाम से इस आधार पर अपने बांट सकते हैं। अगर मैप में आए, आजकल मैप का चलन ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, मैप में एक चीज़ नहीं देते, एक चीज़ को देते हैं ए या बी के नाम से संबोधित कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सा मैदान है। तो फिर वो आपको बताना पड़ता है। अगर मैप में आप देखें तो चंबल, उसके बाद में बनास और उसके बाद में माही। ठीक है, तो इसका रहेगा उत्तर से दक्षिण का क्रम और दक्षिण से उत्तर का क्रम। ठीक है, यूँ आप ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक एक को उठाते हैं। हमने चंबल बेसिन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल जो बेसिन है वो अपने अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? अवनालिका अपर्दन के लिए। अवनालिका अपर्दन के लिए क्या है? विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन यानी कि नालिकाओं के द्वारा, बड़ी बड़ी नालिकाएं बन जाती है जब नदी उसी क्षेत्र से निकलती है। तो आदमी कहते हैं कि आदमी तो क्या, जानवर के जानवर उसके अंदर छुपाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अवनालिका अपर्दन के द्वारा इसमें बनती है क्या? कंदराएं। क्या बनती है? कंदरा युक्त क्षेत्र। तो कंदरा युक्त क्षेत्र बन जाता है, जिसमें कौन छुपता है? उसमें छुपते हैं दस्यु यानी डाकू। इसलिए इस क्षेत्र को दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है ना, उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है जब नदी बहती है। तो कुछ यूँ यानी कि एक तो थोड़े क्षेत्र में कर देना अपर्दन, एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपर्दन करना, बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बना देना, उसे अवनालिका। ये विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक, हाँ, विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। कौन सी है? चंबल है। विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। यूँ याद रखना आप। ठीक है, अब देखना कि ये क्षेत्र है, यूँ बनता है, ये प्रदेश है और ये है अवनालिका गर्त। और ये बन जाते हैं ऊपर वाले क्षेत्र, इनको कहते हैं डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। और ये जो अवनालिका अपर्दन है, बीहड़
इसे बीहड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़, बीहड़ कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? बैड लैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बैडलैंड टोपोग्राफी। और क्या कहते हैं? और कहते हैं उत्खात भूमि। कौन सी भूमि? उत्खात भूमि। तो सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बैडलैंड, सर्वाधिक उत्खात भूमि, सर्वाधिक डांग भूमि कौन सी नदी करवाती है? चंबल नदी करवाती है। ये 3 जिलों में ज़्यादा है। डांग जो क्षेत्र है, बीहड़ जो क्षेत्र है, वो 3 जिलों में ज़्यादा है। करौली, ठीक है। अब न्यू करते हैं 2 मिनट, अलग पे लेता हूँ। ठीक है, तो 3 जिलों में सर्वाधिक है कौन सा क्षेत्र? बीहड़ युक्त क्षेत्र या टोपोग्राफी, बेड लैंड टोपोग्राफी 3 जिलों में है। धौलपुर, करौली, करौली और सवाई माधोपुर। और कौन सा है? सवाई माधोपुर। करौली को कहते हैं डांग की रानी। किसकी रानी? डांग की रानी। अगर प्रश्न आए कि बीहड़ की रानी कौन सी है, तो बीहड़ की रानी भी करौली ही है, क्योंकि बीहड़ और डांग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बीहड़ प्रदेश, बीहड़ की रानी या डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली जिले को कहते हैं। अब ये डांग क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? डांग क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में है, सॉरी धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। आई बात समझ में आई क्या? हाँ, ठीक है। तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन वर्ल्ड में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। अवनालिका अपरदन करती है, बीहड़ बनते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी बनती है, उत्खात भूमि बनती है। ठीक है, और यूँ होती है जो नीचे भूमियाँ बन जाती है उसे तो कहते हैं कंदरा, और जो थोड़ी ऊपर वाली है उसे कहते हैं डांग। और डांग क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? धौलपुर में। लेकिन डांग की रानी करौली को कहते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्यारे साथियों। चलें क्या? हाँ, एक चीज़ और ज्ञात कर लो आप कि सर्वाधिक, हाँ, राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र, राजस्थान में ये प्रश्न आया हुआ है अभी कि राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र कितना है? राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र, राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र है लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2800 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र कितना है? लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आई होगी दिमाग में कुछ। चलते हैं आगे। ठीक है, आपको पता है ना कि यहाँ दस्यु, कौन से इन क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं? दस्यु रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दस्यु क्षेत्र भी कहते हैं। दस्यु क्षेत्र, इसका उपनाम है डाकुओं की जन्मभूमि, जन्मस्थली। ठीक है, दस्यु क्षेत्र। और इसी दस्यु क्षेत्र का कौन था? पान सिंह तोमर था। ये प्रश्न अब आ सकता है आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चलेंगे ना अभी थोड़े दिन बाद में, या मान लो चलेंगे 6, 7, 8 को, जैसे भी चलेंगे 1-2 शिफ्ट में, तो वहाँ प्रश्न आ सकता है। क्योंकि इरफान खान जी की अभी क्या हुई है? मृत्यु हुई है कैंसर के द्वारा। तो उसमें करंट जीके में पूछ सकता है। पान सिंह तोमर, तब ये फिल्म आई थी तो उसका एक डायलॉग था। डायलॉग क्या था कि दस्यु तो, यानी जो डाकू हैं दस्यु है, वो तो संसद में रहते हैं, बीहड़ों में तो बागी रहते हैं। इसका इरफान खान का था। इसमें जो पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई थी ना, वो किसने निभाई थी? इरफान जी ने। इरफान खान जी ने। ठीक है, जो इरफान थे वो कहाँ के थे? अपने राजस्थान के थे, जयपुर के निवासी थे। इसलिए ये प्रश्न पूछ सकता है कि करण जीके से संबंधित पान सिंह तोमर कहाँ के डाकू या किसकी जीवनी पर? पान सिंह तोमर की जीवनी पर आधारित थी, जो पहले तो एक आर्मी मैन था, बाद में क्या हो जाता है? दस्यु बन जाता है, बागी बन जाता है, दस्यु नहीं कह सकते अपने। और उसने एक, आपको पता ही है, संवाद डायलॉग जिसे कहते हो कि बागी तो संसद में तो डाकू रहते हैं, बागी बीहड़ में रहते हैं। ठीक है, यहीं की वेंडेड क्वीन, यहीं की मान लो कि क्या नाम उसका, एक महिला थी जिसको आप बोलते भी हो, हर बार कहते हो कि वो बन गई हर महिला, नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा उसका,
चलो आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। बहुत प्रसिद्ध महिला थी, बाद में उसने संसद से चुनाव भी लड़ा था और वो जीत भी गई थी, है ना। हाँ वो भी मणि थी। मैं आपको डाकू है, डाकू के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है प्यारे साथियों, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने, किसने, सरकार ने इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को, बीहड़ क्षेत्र को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किए, नए नए कार्यक्रम चलाए। ठीक है, सरकार ने क्या किए थे, इस क्षेत्र को सुधारने के लिए नए नए कार्यक्रम चलाए थे। ठीक है, क्या चलाए थे, कार्यक्रम चलाए थे। एक तो था कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब चलाया था, तो 79 में 80 में चलाया था। कब चलाया था, हाँ 89 में 90 में। ठीक है, कब चलाया था, 89 90 में चलाया था। उस समय इसमें कितने ज़िले शामिल थे, 8 ज़िले शामिल थे। जो चंबल प्रभावित क्षेत्र है ना, वही 8 ज़िले शामिल थे। किसमें, इसमें। ठीक है, 8 ज़िले चंबल बेसिन के। दूसरा जो कार्यक्रम चलाया बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, आज भी चल रहा है वो, डांग कार्यक्रम, डांग कार्यक्रम। ठीक है, डांग प्लान या डांग कार्यक्रम, डांग कार्यक्रम। इसमें भी 8 ज़िले संभावित हैं, 8 ज़िलों में संचालित है ये भी। ठीक है, और ये कब चलाया गया, ये हाल ही में 2004 की बात है, हाल ही माना जाएगा, अभी चल रहा है ये। और 8 वही ज़िले 8 हैं जो चंबल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी जीवनी को सुधारने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा और। ठीक है, हाँ अब इनके जो आर्थिक विकास, इनका जो आर्थिक विकास है, उनके लिए क्या हुआ कि चंबल में अब जहाँ आर्थिक विकास होगा नहीं वहीं लोग डाकू बनेंगे, तो चंबल में विभिन्न प्रकार के क्या हुए, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित किए गए, जिससे क्या हो, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, वहाँ के जनजीवन को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। इस क्लास में अपन इतना ही करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।